Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Fourth year. Today we are going to start with a new topic: diversity in digestive structures of vertebrates. The complete vertebrate digestive tract is a gut tube, is highly specialized in both structure and function for the digestion of a wide variety of foods. बहुत सी वैरायटी हम देख चुके हैं फूड के हवाले से कि अल्लाह ताला ने जितनी स्पीशीज़ की वैरायटी बनाई है उसी हिसाब से उनकी फूड भी वेरिएबल हैं, तो उनके डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स भी बहुत वैरायटी रखते हैं. द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द गट ट्यूब इंक्लूड द बकल कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस और क्लोएका. जो बेसिक प्लान है किसी भी ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव ट्यूब का, उसमें ये वाले सारे मौजूद हैं सारे स्ट्रक्चर्स. In addition, 3 important glandular systems are associated with the digestive tract. इस alimentary canal के साथ जो associated structures हैं that are salivary glands, liver, gallbladder and bile duct, and the pancreas and the pancreatic duct. Because most vertebrates spend the majority of their time acquiring food, feeding is a universal pastime. The oral cavity or mouth, teeth, intestine and other major digestive structures usually reflect the way an animal gathers the food. यानी बेसिकली आप किसी भी एनिमल का जब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल को या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे तो देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी जैसे स्ट्रक्चर्स की कॉम्पोजिशन है उससे ही पता चल जाता है कि उसकी फूड है वो बेसिकली क्या क्या उसके एलिमेंट्स होंगे या किस तरह की वो फूड खाता है. द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स एंड द वे इट डाइजेस्ट दैट फूड. These major digestive structures are now discussed to illustrate the diversity of form and function among different vertebrates. तो मुख्तलिफ जब जैसे जैसे फॉलो करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट से लेकर एंड तक, उसके मुख्तलिफ पोर्शंस की जो स्पेशलाइजेशन हैं अमंग वर्टिब्रेट्स वो हम देखेंगे. सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टंग्स. अ टंग और टंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्स इन द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी इन मैनी वर्टिब्रेट्स. बहुत से वर्टिब्रेट्स में एग्जिस्ट करता है, तकरीबन तमाम में मोस्टली टंग लाइक स्ट्रक्चर जो कि ओरल कैविटी के फ्लोर से डेवलप करता है. फॉर एग्जांपल अ लैम्प्रे हैज़ अ प्रोट्रूजिबल टंग विद हॉर्नी टीथ दैट रैस्प इट्स प्रेज फ्लैश. तो लैम्प्रे क्योंकि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स में से एक एग्जांपल है हमारे पास, उसी से स्टार्ट करते हैं. तो जो लैम्प्रे है उसके अंदर प्रोट्रूजिबल टंग है यानी मुंह से बाहर निकाल सकता है, और उसकी कैसी है हॉर्नी टीथ बेसिकली उसकी टंग के ऊपर भी मौजूद हैं. मकसद क्या है, क्योंकि ये प्रीडेटरी एनिमल है और दूसरे एनिमल्स का ब्लड सक करता है दूसरे फिश का, तो उसकी ज़बान पे भी हॉर्नी टीथ कॉम्पोजिशन है जिसकी वजह से वो अपने जो भी प्रे है उसका या जो जिसके ऊपर वो शिकार करता है उसके स्किन को काट सकता है, उसको रैस्प कर सकता है. जैसे हम इस फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लैम्प्रे के माउथ में जो उसकी टंग है उसके अंदर भी हॉर्नी कॉम्पोजिशन बिल्कुल वाज़ेह देखी जा सकती है. फिश में हैव प्राइमरी टंग दैट बियर्स टीथ एंड हेल्प होल्ड इट्स प्रे. मुख्तलिफ जो फ़िश हैं उनके अंदर भी जो टंग मौजूद है और उनकी भी कॉम्पोजिशन ऐसी हो सकती है कि अपने शिकार को पकड़ सकें. हाउएवर दिस टाइप ऑफ टंग इज़ नॉट मस्कुलर, यानी फ़िश के अंदर जो है वो टंग की कॉम्पोजिशन है तो सही, लेकिन आगे जो एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स जिनमें मस्कुलर टंग है उस जैसी नहीं है फ़िश के अंदर मौजूद. टेट्रापोड्स की तरफ आ जाए अगर एम्फीबिया की तरफ, टेट्रापोड्स हैव इवॉल्व मोबाइल टंग्स फॉर गैदरिंग फूड. उसके बाद हम मुख्तलिफ टेट्रापोड्स की कैटेगरी स्टार्ट करते हैं एम्फीबिया से मैमल्स तक. तो उसमें हम देखें सबसे पहले जो एम्फीबिया हैं उनकी फ्रॉग्स अमूमन प्रोट्रूजिबल होती हैं. फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स एंड सम लिजर्ड्स कैन रैपिडली प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ देयर टंग्स फ्रॉम द माउथ टू कैप्चर एन इंसेक्ट. जैसे हम इस ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं कि ये तो बेसिकली एक रेप्टाइल कैमेलियन है जिसमें उसकी टंग का साइज़ अच्छा खासा है और किसी भी प्रे को दूर से कैप्चर करने के लिए स्टिकी टंग रखते हैं ये एनिमल्स. नॉर्मली फ्रॉग्स के अंदर, सैलमेंडर्स के अंदर, इन लिजर्ड्स के अंदर भी ये कॉम्पोजिशन होती है ताकि वो शिकार को ग्रैस्प कर सकें. A woodpecker has a long spiny tongue for gathering insects and grubs. तो जो woodpecker है उसकी भी टंग की कॉम्पोजिशन ऐसी ही है कि जहाँ पे वो रहता है जो हैबिटेट है उसका, वहाँ से मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए उसकी जो टंग है वो लॉन्ग और स्टिकी है. Spiny papillae on the tongues of cats and other carnivores help these animals grasp the flesh from a bone. जो कार्निवोरस मैमल्स हैं उनके अंदर भी ये अल्लाह ताला ने स्पेशलाइजेशन रखी है कि क्योंकि वो शिकारी होते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो उनके गोश्त को अलग करने के लिए हड्डियों से या उसके रैस्पिंग करने के लिए फ्लैश को उनकी टंग्स उसी तरह की मॉडिफाइड हैं. सेकंड जो हम स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन देखने वाले हैं दैट इज़ अबाउट टीथ. विद द एक्सेप्शन ऑफ बर्ड्स, टर्टल्स एंड बेलीन वेल्स मोस्ट वर्टिब्रेट्स हैव टीथ. इसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी टीथ की ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं किस तरह से उनकी
अकॉर्डिंग टू देयर डाइट, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ ऑफ ग्राइंडिंग द फूड, उनके टीथ जो है वो मॉडिफाइड है अपने अपने हिसाब से। बर्ड्स के अंदर, टर्टल्स के अंदर और बेलिन वेल्स के अंदर जो है वो टीथ एब्सेंट होते हैं। बर्ड्स लैक टीथ प्रॉबेबली टू रिड्यूस द बॉडी वेट फॉर फ्लाइट। Teeth are specialized depending on whether an animal feeds on plants or animals and on how it obtains its food. तो टीथ के मुख्तलिफ काम हैं। पहला काम तो ये हो सकता है कि जो एनिमल किसी भी फूड को ग्रिप करने के लिए, उसको ग्रैस्प करने के लिए दांतों का इस्तेमाल कर सकता है, और इसका सेकंड फंक्शन ये है कि उसको ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है। The teeth of snakes slope backward to aid in their retention of prey while swallowing. जो सबसे पहली फिगर है उसमें हम देख सकते हैं स्नेक की एग्जांपल। स्नेक के जो टीथ है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड हैं। बैकवर्डली डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इसके अंदर बेसिकली जो भी शिकार उन्होंने होल्ड किया है उसको बाहर ना निकल सके वो, और उसको जो है वो माउथ के अंदर रिटेंशन करने के लिए, उसको प्रे को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और निगलने में भी उनको आसानी हो जाती है। एंड द केनाइन टीथ ऑफ वुल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिपिंग द फूड। उसके बाद अगर आप वुल्स के देखें तो उनमें केनाइंस जो हैं वो नुकीले हैं, लंबे हैं, ताकि वो रिपिंग कर सकें, उनमें से गोश्त को अलग कर सकें और इस तरह चीर फाड़ के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। Herbivores such as deer have predominantly grinding teeth, and the front teeth of beavers are used for chiseling the trees and branches, and the elephants have two of its upper front teeth specialized as weapons and for moving the objects. अब इसमें हम तीनों की एग्जांपल्स देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे हर्बीवोर्स हैं, डियर या मुख्तलिफ जो भी प्लांट ईटिंग ग्रेजर्स हैं, और बेसिकली हर्बीवोर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि वेजिटेशन के ऊपर उनकी डाइट डिपेंड करती है, तो उनके अंदर ग्राइंडिंग टीथ यानी प्री मोलर्स और मोलर्स ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। उनकी ग्राइंडिंग सर्फेसेस चौड़ी और बड़ी होती हैं ताकि वो हर्बीवोरस एक्टिविटी आराम से कर सके। इसी तरह से बीवर में हम देख सकते हैं कि उनकी चिजलिंग टीथ हैं। चिजलिंग का मतलब है कि मुख्तलिफ वेजिटेशन को चीरने फाड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, या उस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्रांचेस को तोड़ने के लिए। और एलिफेंट के अगर हम देखें तो दांत उनके मुख्तलिफ तरह से मॉडिफाइड हैं, जो खाने के लिए हैं वो अलग हैं, और इसमें जो आगे के फ्रंट टीथ हैं उनको वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यानी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए या वेपन्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं। बिकॉज ह्यूमन्स, पिग्स, बियर्स एंड रैकून्स एंड फ्यू अदर मैमल्स आर ओमनीवोरस, दे हैव टीथ दैट कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क। ह्यूमन की एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स सारे ही मॉडिफाइड हैं, क्योंकि ये ओमनीवोरस हैं, और ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ तरह के काम करने होते हैं, यानी हर्बीवोरी, कार्निवोरी, और मुख्तलिफ तरह की फूड उनकी डाइट में शामिल है। सो इस वजह से उनके सारे दांत ही मॉडिफाइड हैं। दे कैन टीयर, रिप, चीज़ल एंड ग्राइंड, यानी मुख्तलिफ तरह से इनके दांत, चारों किस्म के जो दांत हैं वो मॉडिफाइड हैं हाईली। नेक्स्ट हैजिंग इज़ अबाउट स्लाइवरी ग्लैंड्स. Most fish lack salivary glands in the head region. Lampreys are an exception because they have a pair of glands that secrete anticoagulant needed to keep their prey's blood flowing as they feed. यानी फ़िश में अमूमन तो नहीं होते, लेकिन लैम्प्रेज एक्सेप्शन क्यों हैं? क्योंकि वो ब्लड के ऊपर फीड करती हैं, और ब्लड को कोआगुलेशन से बचाने के लिए उनके बेसिकली जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एंटीकोआगुलेंट सिक्रीट करते हैं, ताकि जिस टाइम पे वो फीड कर रही हैं जो शिकार है उसका खून कोआगुलेट ना कर सके। मॉडिफाइड स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सम स्नेक्स प्रोड्यूस वेनम. इसी तरह से स्नेक्स के अंदर अगर देखें तो उनके स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो मॉडिफाइड हैं, और वेनम यानी जहर पैदा करने के लिए या वेनम सिक्रीट करने के लिए मॉडिफाइड हैं, दैट इज़ इंजेक्टेड थ्रू द फैंग्स टू इमोबलाइज देयर प्रे. बिकॉज द सिक्रीशन ऑफ ओरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स. तो इनके अंदर जो है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में नॉर्मली डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम इस तरह का नहीं होता, सो देयर स्लाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट. मोस्ट बर्ड्स लैक द स्लाइवरी ग्लैंड्स व्हाइल ऑल द मैमल्स हैव देम. तो इसमें से कुछ गिनी चुनी कैटेगरीज हैं एनिमल्स की जिनमें हाईली स्पेशलाइज्ड हैं. फ़िश में मोस्टली नहीं होते, सिर्फ लैम्प्रेज में हैं. इसी तरह से जो एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं उनमें मोस्टली कैटेगरीज में नहीं है, लेकिन स्नेक्स में हैं, उनमें मॉडिफाइड है टू रिलीज द वेनम टू इमोबलाइज देयर प्रे. इसी तरह बर्ड्स में भी एब्सेंट है, लेकिन मैमल्स के अंदर ये सब तकरीबन मैमल्स के अंदर मौजूद हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्सिटी ऑफ ईसोफेगाई. ईसोफेगाई प्लूरल है ईसोफेगस का. द ईसोफेगस इज शॉर्ट इन फिशेस एंड एम्फीबियंस बट मच लॉन्गर इन एमनियोट्स ड्यू टू देयर लॉन्गर नेक्स. डिपेंड करता है बॉडी साइज़ के ऊपर, नेक के साइज़ के ऊपर, तो उसी के हिसाब से ईसोफेगस की जो लंबाई है उसका तयन होता है. तो इनमें वो ऑर्गेनिज्म जिनकी नेक्स लंबी हैं, जिनकी गर्दन लंबी है, उनके अंदर ईसोफेगस का साइज़ भी इलोंगेटेड होगा. Grain and seed-eating birds have a crop that develops from the caudal portion of the esophagus. तो इसमें birds के अंदर एक modification है crop के नाम से. crop जो है वो ऐसा structure है, ऐसी swollen pouch है जो कि esophagus की ही caudal portion या उसकी back portion से develop करती है.
जैसे बर्ड्स की इसोफेगस में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जो इसोफेगस का एंड का पोर्शन है, कॉर्डल पोर्शन, वो बड़ा होकर जो उसने क्रॉप की जो सिचुएशन है वो अख्तियार कर ली है। इस क्रॉप का मकसद बेसिकली क्या है कि फूड स्टोरेज के लिए बर्ड्स इसको यूज़ करते हैं। स्टोरिंग फूड इन द क्रॉप्स इंश्योर्स एन ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ फूड टू द स्टमक एंड इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन। तो बर्ड्स में इस तरह की स्ट्रैटेजी क्यों है? क्योंकि बर्ड्स जो है वो हाईली मोबाइल हैं और मेटाबॉलिक रेट इनका ज़्यादा है और इवन उनको लंबी लंबी फ़्लाइट्स लेना पड़ती हैं। उस दौरान में इनको मुसलसल एनर्जी के लिए फ़ूड रिक्वायर करते हैं ये। तो क्रॉप में एक दफ़ा फूड को स्टोर करने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता स्टमक को सप्लाई करते रहते हैं और इनमें एनर्जी का लेवल मेंटेन रहता है इस क्रॉप की मौजूदगी की वजह से। This structure allows these birds to reduce the frequency of feeding and still maintain a high metabolic rate। तो इसमें यह है कि ड्यूरिंग फ्लाइट उनको एनर्जी तो चाहिए है लेकिन बार बार वो फूड लेने के लिए जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकते। सो क्रॉप जो है उनके लिए एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि इंटरवल्स के लिए फूड जो है वो स्टोर कर सकती है। Next structure to discuss is the stomach. Stomach often is an ancestral vertebrate structure that evolved as vertebrates began to feed on larger organisms that were caught at less frequent intervals and required storage। तो स्टमक जो है वो बहुत एक पुराना आप कह सकते हैं प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है। इवॉल्व तभी हो गया था जब ऑर्गेनिज्म ने फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के ऊपर जो है वो फूड को लेना छोड़ा था। यानी बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिसकॉन्टीन्यूस फीडर्स हैं और जिसमें इंटरवल्स चाहिए होते हैं फीड के दौरान में, उन ऑर्गेनिज्म में इसका एवोल्यूशन हो गया था। और मकसद क्या था बेसिकली कि वो सारा टाइम जिसके दौरान वो फूड नहीं ले सकते, टेक इन नहीं कर सकते, तो उनके पास एक ऐसा स्टोरेज स्ट्रक्चर होना चाहिए स्टमक के नाम से। Some zoologists believe that the gastric glands and the production of hydrochloric acid evolves in the context of killing bacteria and helping preserve the food। यानी शुरू में जब स्टमक इवॉल्व हुआ तो उसके अंदर जो बेसिक उसके स्ट्रक्चर्स फीचर्स थे, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे या जो HCl प्रोड्यूस किया गया था, उसका मकसद पहला प्राइमरी मकसद जो है वो फूड को प्रिजर्व करना था। यानी फूड को स्टोर करना और इस तरह से स्टोर करना कि कुछ इंटरवल गुजर जाए सेफली और उसको मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो बचाया जा सके in the context of killing bacteria and helping preserve the food। The enzyme pepsinogen may have evolved later because the stomach is not essential for digestion। तो इसमें यह है कि स्टमक को बेसिकली हम स्टोरेज रीजन कह सकते हैं जो इसका प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरली इसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम जैसे पेप्सिनोजन है वो भी इवॉल्व हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसने डाइजेशन में भी इसका पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन प्राइमरी इसका फंक्शन क्या है कि इसका एक ऐसा एसिडिक मीडियम होना जिसमें फूड को थोड़े अरसे के लिए प्रिजर्व किया जा सके। नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड गिजर्ड। सम फिशेस, सम रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडिलियंस एंड ऑल द बर्ड्स हैव अ गिजर्ड फॉर ग्राइंडिंग अप फूड। इसमें बेसिकली जो स्टमक का एंड वाला पोर्शन है वहाँ पे कुछ मॉडिफाइड रीजन्स हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे कुछ फ़िश हैं, रेप्टाइल्स हैं या जितने भी बर्ड्स हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। द बर्ड्स गिजर्ड डेवलप्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड द वेंट्रिकुलस। बर्ड की एलिमेंट्री कैनाल में हम स्टमक की बैक साइड के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं गिजर्ड के स्ट्रक्चर को। इसका काम बेसिकली ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ पेबल्स और सैंड्स इकट्ठी की जाती है और वो भी माउथ के ज़रिए टेकन करते हैं। इसका काम एक चक्की की तरह से है कि इसको फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको मिक्सिंग के लिए, चर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है इस गिजर्ड के स्ट्रक्चर को। The bird's gizzard develops from the posterior part of the stomach called the ventriculus। Pebbles or grits that have been swallowed are often retained in the gizzard of grain-eating birds and facilitate the grinding process। स्टमक के ही हवाले से एक और मॉडिफिकेशन है दैट इज़ कॉल्ड रूमिन। रूमिनेंट्स एनिमल्स या रूमेंस जो हैं बेसिकली कुछ स्पेशलाइज्ड एनिमल्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जो कि जुगाली करने वाले जिनको हम कहते हैं, दे च्यू देयर कड। रूमिनेंट एनिमल्स दे आर मैमल्स that chew their cud such as cows, sheep and deer। They show some of the most unusual modification of the stomach। This method of digestion has evolved in animals that need to eat large amounts of food relatively quickly but can chew the food at a more comfortable or safer location। तो इसमें अमूमन हम जैसे नॉर्मली ऑब्जर्व भी करते हैं कि कैटल हमारे जो आसपास एग्जिस्ट करते हैं या डियर, शीप और काउस, इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं इनमें ये फ्रीक्वेंटली एकदम जो है वो चारा या घास जो भी उनकी फूड है, वेजिटेशन, वो एक साथ ले लेते हैं, बड़ी अमाउंट में उसको इनगल्फ कर लेते हैं, लेकिन बाद में आराम से बैठ के वो उसकी च्यू करते हैं, उसकी जुगाली करते हैं और एक सेफ़र लोकेशन के ऊपर जाकर कंफर्टेबली उसको घंटों तक उसको डाइजेस्ट करते हैं। More important though, the ruminant stomach provides an opportunity for large number of microorganisms to digest the cellulose walls of the grass and other vegetation।
तो बेसिकली ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हर्बीवोरस हैं, जो कि घास खाते हैं या दूसरी वेजिटेशन खाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलोज जा रही है एज अ फूड। तो सेलुलोज को नॉर्मली तो एनिमल्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये रूमिनेंट्स ऐसे स्पेशलाइज्ड एनिमल्स हैं जिनके बॉडी के अंदर, जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में इनकी हेल्प करते हैं और इस तरह से ये इनके लिए फ़ायदेमंद है। Cellulose contains a large amount of energy. However, animals generally lack the ability to produce the enzyme cellulase for digesting cellulose and obtaining its energy. Normally, animals के पास cellulase enzyme नहीं होता कि वो cellulose को digest कर सकें. Because gut microorganisms can produce cellulase, they have made the herbivores lifestyle more effective. तो herbivores को अल्लाह ताला ने ये एक चीज़ दे दी है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म उनके बॉडी के अंदर, उनके जो रूमिनेंट्स हैं उनके स्टमक के अंदर, और जो नॉन रूमिनेंट्स हैं उनकी स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है उनके अंदर सीकम का एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेलुलेज एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और सेलुलेज जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देती है और हर्बीवोर्स ज़्यादा इफेक्टिवली उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं उस एनर्जी को। रूमिनेंट्स का अगर हम स्टमक डिस्कस करें, जिसको हम रूमिन्स कह रहे हैं, बेसिकली इन रूमिनेंट्स द अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक एक्सपैंड्स टू फॉर्म अ लार्ज पाउच द रूमिन, जिसकी वजह से इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। जब जैसे ही इसोफेगस के बाद इनका जो स्टमक स्टार्ट होता है उसको बेसिकली हम 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पोर्शन एक बड़ी सी पाउच है जिसको हम रूमिन से डिनोट कर रहे हैं। रूमिन के बाद एक छोटा सा पोर्शन आता है कन्वोलुटेड, जिसको हम रेटिकुलम कहते हैं। रेटिकुलम की बैक के ऊपर जो है वो एक स्ट्रक्चर है जिसको हम ओमेसम का नाम देते हैं, और ओमेसम के एंड के ऊपर एक ट्रू स्टमक है जिसको हम एबोमेसम का नाम देते हैं। तो रूमिनेंट्स में याद रखने वाली बात यही है कि इनके स्टमक के बेसिकली 4 पोर्शंस हैं। सबसे लार्ज पोर्शन चाहते हैं कॉल्ड रूमेन। रूमेन के अंदर जब भी फूड एनकाउंटर करती है तो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि उसके साथ फूड के साथ मिक्स होकर उसके एडिंग करते हैं सेलुलोज कॉम्पोजिशन को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद फूड रेटिकुलम में आती है। रेटिकुलम में आने के बाद ये फूड को दोबारा से रिगर्जिटेट करते हैं। माउथफुल ये अपने मुंह के अंदर दोबारा लेकर आते हैं और उसको रिगर्जिटेट करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह च्यू करते हैं। फिर उसको दोबारा स्वेलो करते हैं। स्वेलो करने के बाद फूड दोबारा इसोफेगस से होकर फिर से एक दफ़ा टर्न लेती है और रूमेन में आती है, रूमेन से रेटिकुलम में, और फिर उसके बाद पहली बार जो है वो उसको ओमेसम में एंड देन एबोमेसम में जो है वो डाइवर्ट किया जाता है, और इस तरह से ट्रू जो है उनके अंदर मिक्सिंग और फिर डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। In ruminants, the upper portion of the stomach expands to form a large pouch, the rumen and the smaller reticulum. तो इसमें सबसे पहले वाले जो areas हैं that are called rumen and reticulum. The lower portion of the stomach consists of small antechamber, the omasum. उसके बाद एक portion छोटा है exist करता है that is called omasum, with a true stomach, the abomasum behind it. Food first enters the rumen, where it encounters the microorganisms. Aided by copious fluid secretions, body heat, and churning of the rumen, the microorganisms partially digest the food and reduce into a pulpy mass. तो फूड जब जैसे ही इसमें आती है चैम्बर में, रूमेन के नाम से जो मौजूद है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो सिक्रीशंस हैं वो ऐड की जाती हैं और एक आप कह सकते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। Later, the pulpy mass moves into the reticulum, from which the mouthfuls are regurgitated as cud. उसके बाद दोबारा से मुंह की तरफ उसको भेज दिया जाता है। At this time, food is thoroughly chewed for the first time when re-swallowed. उसके बाद च्यू करने के बाद दोबारा जब उसको निगला जाता है और swallow किया जाता है, food enters the rumen, where it becomes more liquid in consistency. When it is very liquid, the digested food material flows out into the reticulum and into the omasum and then the glandular region abomasum. Here the digestive enzymes are first encountered and digestion continues. तो ये सारे पोर्शंस है बेसिकली इस स्पेशलाइजेशन की वजह से रूमिनेंट्स जो है उनको स्पेशल कहा जाता है, रूमिनेंट्स कहा जाता है, और इनके अंदर स्टमक की कॉम्पोजिशन जो है वो बताती है कि किस तरह से वो सेलुलोज को और वेजिटेशन को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है इनके ये स्ट्रक्चर्स। स्टमक के बाद अब स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन की पहली मॉडिफिकेशन को हम सीकम या सीका, इसका प्लूरल है, उसके नाम से जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक द फूड ऑफ रूमिनेंट्स बिफोर गैस्ट्रिक डाइजेशन, बट इन द टिपिकल नॉन रूमिनेंट हर्बीवोर माइक्रोबियल एक्शन ऑन सेलुलोज अकर्स आफ्टर डाइजेशन। यानी इससे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था रूमिनेंट्स का, उसमें तो हमने देखा था कि रूमिनेंट्स के अंदर जो स्टमक का पहला पोर्शन था रूमिन, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ बिफोर गैस्ट्रिक डाइजेशन। यानी स्टमक में जाने से पहले ही फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मिक्सिंग होती है और वहाँ पे सेलुलोज का डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन रूमिनेंट हैं तो वो हर्बीवोरस हैं, प्लांट ईटर्स, लेकिन वो रूमिनेंट्स नहीं हैं।
जैसे रैबिट्स हैं या हॉर्सेस हैं या मुख्तलिफ रैट्स हैं, ये एग्जांपल्स उनके शामिल हैं। नॉन रुमिनेंट्स में इनके अंदर क्या है कि स्टमक में तो ऐसा नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड नहीं होते, लेकिन स्टमक के बाद जब इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है तो वहाँ पे इनको बेसिकली वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली सीकम के अंदर या सीका के अंदर मौजूद होते हैं। Rabbits, horses and rats digest cellulose by maintaining a population of microorganisms in their usually large cecum. The blind pouch that extends from the colon, यानी basically ये large intestine की जो है वो start में मौजूद है. Adding to this efficiency, a few non-ruminant herbivores such as mice and rabbits eat some of their own feces to process the remaining material in them such as the vitamins. तो इसमें हम बेसिकली नॉन रुमिनेंट्स की एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड करती है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। वहाँ पे हम उसका जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज़ अ ब्लाइंड एंडिंग पाउच, उसको हम सीकम का नाम देते हैं। इस सीकम के अंदर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और सेलुलोज जो है वो बच गई है, जहाँ पे डाइजेशन से पूरे सिस्टम में से गुजरने के बाद जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होने लगती है फूड, वहाँ पे सीकम के अंदर जाती है और वहाँ पे सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जाता है और यहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली मौजूद हैं। तो ये इन ऑर्गेनिज्म में जो है वो एक लार्ज सीकम होती है और कुछ एनिमल्स के अंदर जो है वो डबल सीका भी मौजूद है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो कि हम कह सकते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, दैट आर लिवर्स एंड गॉल ब्लैडर्स। इन दोज वर्टिब्रेट्स विद अ गॉल ब्लैडर इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द लिवर। क्योंकि गॉल ब्लैडर के बारे में हम जानते हैं कि इसके अंदर लिवर की ही सिक्रीशंस आती हैं, तो ये क्लोजली एसोसिएशन है इसकी लिवर के साथ। लिवर मैन्युफैक्चर्स द बाइल विच द बाइल गॉल ब्लैडर दैन स्टोर्स। तो जो गॉल ब्लैडर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है अमूमन लिवर के साथ एसोसिएटेड होता है। लिवर सिक्रीट करता है अपनी सिक्रीशंस को और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। बाइल उस सिक्रीशन का नाम है दैट इज़ स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर। बाइल इज़ अ फ्लूइड कंटेनिंग बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स ऑल्दो दे आर नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी अगरचे इस बाइल जो फ्लूइड है जो कि लिवर में से रिलीज़ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, इसका बेसिक फंक्शन जो है वो फैट्स की डाइजेशन के साथ है। अगरचे इसके अंदर कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन ये बेसिकली सॉल्ट्स हैं जो कि फैट्स के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं उनको। दे एमल्सिफाई द डाइटरी फैट ब्रेकिंग इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स और एमल्सिफिकेशन प्रोसेस ऑन द सर्फेस ऑफ विच द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज कैन फंक्शन। तो इनका काम बेसिकली क्या है कि गॉल ब्लैडर जो सिक्रीशन स्टोर कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड बाइल। बाइल की सिक्रीशन आई लिवर से है, स्टोर गॉल ब्लैडर में हुई है, इसको वक्तन फ़वक्तन रिलीज़ किया जाता है और इसका काम बेसिकली क्या है कि फ़ैट के बड़े ड्रॉपलेट्स को एमल्सिफाई करना, छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना ताकि लाइपेज जो एंजाइम है वो उनके ऊपर अच्छी तरह से फंक्शन कर सके। बाइल पिगमेंट्स रिजल्ट फ्रॉम द फेगोसाइटोसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स